नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के 10वें अध्याय किशोरावस्था की और के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि हमारे शरीर में जो अंतःस्राव है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं और अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच करके योग्य प्रकार का कार्य करते हैं। तो आइए अब आज हम कुछ और अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारे शरीर में यह अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वह हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नीचे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि अपने में से जो अंतःस्राव या हार्मोन उत्पन्न करती है वह पीयूष ग्रंथि के कार्य का नियमन करती है। यह पीनियल ग्रंथि है जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। उसके बाद यह बाल ग्रंथि है जो कि हमारे गले के नीचे और छाती के भाग में देखने को मिलती है। यह ग्रंथि बाल अवस्था में देखने को मिलती है, उसके बाद यह शरीर में से गायब हो जाती है। हमारे गले के भाग में पाई जाने वाली यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। यह ग्रंथि अग्न्याशय ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। यह एड्रिनल ग्रंथि है। यह अंडाशय ग्रंथि है जो कि मात्र स्त्रियों में पाई जाती है और उसी के अंदर यह गर्भनाल जो कि स्त्रियों में देखने को मिलती है। पुरुषों में वृषण नामक अंतःस्रावी ग्रंथि देखने को मिलती है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम इन ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होने वाले अंतःस्राव क्या कार्य करते हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय से उत्पन्न होने वाले अंतःस्रावों के कार्य का नियमन करते हैं। पर इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, यह थायराइड, अग्न्याशय और एड्रिनल, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ऐसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावों का नियमन भी करती है। आप यहाँ पर चित्र में पीयूष ग्रंथि को देख पा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करती है जो कि शरीर के विविध प्रकार के अंगों की सामान्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। यह व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। विद्यार्थी मित्रों, चलिए अब हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। आप यहाँ पर इस चित्र में थायराइड ग्रंथि को देख पा रहे हैं जो कि हमारे गले के भाग में देखने को मिलती है। यह अपने में से थायरोक्सिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है। विद्यार्थी मित्रों, थायराइड ग्रंथि को योग्य रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने खुराक में आयोडीन अयोग्य मात्रा में लेते हैं तो थायराइड ग्रंथि अपने में से थायरोक्सिन अंतःस्राव सही मात्रा में उत्पन्न नहीं कर पाती है, जिसके कारण गोइटर नामक रोग देखने को मिलता है। यह गोइटर नामक रोग गले में होता है, जिसके कारण यह जो थायराइड ग्रंथि है यह फूल जाती है, जिसके कारण कई बार मानसिक वृद्धि भी रुक जाती है। विद्यार्थी मित्रों, इसलिए सलाह दी जाती है कि हमें अपने खुराक में आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए ताकि थायराइड ग्रंथि योग्य रूप से काम कर सके। चलिए अब बात करते हैं अग्न्याशय ग्रंथि के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, आप इस चित्र में अग्न्याशय ग्रंथि को देख पा रहे हैं जो कि हमारे यकृत के बिल्कुल नीचे के भाग में पाई जाती है। अग्न्याशय ग्रंथि अपने में से इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग उत्पन्न होता है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर में रक्त के अंदर ग्लूकोज का प्रमाण योग्य मात्रा में बना रहे, इसलिए यह इंसुलिन नामक जो अंतःस्राव है वह कार्य करते हैं और यह इंसुलिन अग्न्याशय नामक अंतःस्रावी ग्रंथि में से उत्पन्न होते हैं। परंतु विद्यार्थी मित्रों, यदि हमारे शरीर में इंसुलिन योग्य मात्रा में उत्पन्न ना हो तो रुधिर में ग्लूकोज का प्रमाण बढ़ जाता है और ग्लूकोज के प्रमाण के बढ़ जाने की जो बीमारी है उसे हम डायबिटीज या मधुमेह के नाम से जानते हैं। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, आपने कई बार सुना भी होगा कि यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो तो उसे डॉक्टर बाजार से इंसुलिन नामक अंतःस्राव के इंजेक्शन देते हैं ताकि उनके शरीर में ग्लूकोज का प्रमाण योग्य मात्रा में बना रह सके। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर में यह ग्रंथि भी अति महत्व की भूमिका निभाती है। अगली ग्रंथि की बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि। यहाँ पर आप एड्रिनल ग्रंथि के विषय में अच्छे से देख सकते हैं। यह हमारे मूत्रपिंड के बिल्कुल ऊपर यानी वृक्क के ऊपर के भाग में देखने को मिलती है। यह अपने में से एड्रेनालिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। यह एड्रेनालिन हार्मोन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करती है।
यह रुधिर में नमक की मात्रा का नियमन भी करती है। यानी विद्यार्थी मित्रों, हमारे रुधिर के अंदर नमक की मात्रा का योग्य प्रमाण बनाए रखने का काम भी एड्रेनालिन अंतस्राव के द्वारा एड्रेनल ग्रंथि करती है। यह इमरजेंसी वाली अंतस्रावी ग्रंथि कही जाती है। इससे उत्पन्न होने वाले अंतस्राव लड़ो या भागो की कंडीशन में कार्य करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमारे शरीर में जो अंतस्रावी ग्रंथियां हैं वह निश्चित प्रकार के कार्य करती हैं। चलिए तो हम चर्चा करते हैं कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन्स का योगदान। विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं कि मेंढक अपने अंडों का पानी में त्याग करते हैं। वे निषेचन की प्रक्रिया द्वारा मिलते हैं और टेडपोल बनाते हैं। यह टेडपोल वयस्क टेडपोल में रूपांतरित होता है और यह वयस्क टेडपोल वयस्क मेंढक में रूपांतरित होता है। तो मेंढक के अंडे में से मेंढक बनने की ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे हम कायांतरण के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जब हम चर्चा करते हैं किसी कीट के विषय में, तो कीट में भी कायांतरण के द्वारा ही एक अंडे में से कीट का निर्माण होता है। यदि हम चर्चा करें किसी रेशम के कीट के विषय में, तो रेशम के कीट के अंडे में से उसका लार्वा बनता है, लार्वा में से इल्ली बनती है, इल्ली में से प्यूपा बनता है और इस प्यूपा में से रेशम के कीट का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया भी रेशम के कीट के कायांतरण के नाम से जानी जाती है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन्स के द्वारा होता है और मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित होने वाले थायरोक्सिन अंतस्राव के द्वारा इसका नियमन किया जाता है। यानी कीटकों में जो कायांतरण की प्रक्रिया है वो कीट हार्मोन्स द्वारा होती है और मेंढक में कायांतरण की प्रक्रिया थायराइड नामक अंतस्रावी ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले थायरोक्सिन अंतस्राव के द्वारा होता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति अति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होगा तो वह टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते और संभव है कि उनकी मृत्यु भी हो जाए। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जनन स्वास्थ्य के विषय में कि जब आप युवावस्था में प्रवेश करने वाले हैं और आप किशोरावस्था में हैं तब आपको अपने शरीर के अंगों की स्वच्छता के लिए बिल्कुल सजाग रहना चाहिए। व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वस्थ होना कहा जाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। उसे नियमित स्नान करना चाहिए, उसे नियमित व्यायाम भी करना चाहिए। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, किशोरों को अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं का ध्यान भी देना होता है और इसीलिए उन्हें संतुलित आहार लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस समय शरीर का विकास हो रहा है ऐसी किशोरावस्था में शरीर के विकास के लिए पोषण युक्त आहार अति जरूरी होता है, जिसे हम संतुलित आहार के नाम से भी जानते हैं। संतुलित आहार का अर्थ है वह भोजन कि जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। हम हमारे घरों में जो भोजन खाते हैं जैसे कि रोटी, चावल, दाल और सब्जियां, यह एक प्रकार से संतुलित आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व पाए जा सकते हैं। दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी मित्रों, हमें फलों को खाने की सलाह दी जाती है ताकि हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व प्राप्त हो सके और जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें माता अपने दूध का पान करवाती है क्योंकि दूध संतुलित आहार है और बच्चे को उसके जीवन काल में संतुलित आहार की जरूरत बचपन से ही होती है। इसलिए माता के द्वारा अपने बच्चों को दूध पान कराया जाता है क्योंकि दूध एक संतुलित आहार है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी मित्रों, लोह यानी आयरन यह तत्व भी रुधिर के निर्माण में महत्व की भूमिका निभाते हैं और रुधिर का निर्माण करते हैं तथा लोह प्रचुर खाद्य पदार्थ जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा और आंवला आदि जैसे फल बच्चों को भरपूर मात्रा में खाने चाहिए। इनकी योग्य मात्रा उन्हें लेनी चाहिए ताकि शरीर में लोह तत्व प्राप्त हो सके और रुधिर योग्य मात्रा में बन सके। दूध, मांस, नट एवं दालें भी अपने खुराक में शामिल करनी चाहिए जिसके कारण शरीर को योग्य मात्रा में प्रोटीन प्राप्त हो सके। उपरोक्त खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान कर सके ऐसे कार्बोहाइड्रेट और वसा को भी हमें अपने खुराक में शामिल करना चाहिए। स्नान करते समय हमें हमारे शरीर के जो लैंगिक भाग हैं उनको भी साफ करते रहना चाहिए। हमें स्नान करते समय हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को सही ढंग से स्वच्छ रखना अति आवश्यक है।
महिलाओं को जब वे मासिक स्राव के दरमियान हो तब उन्हें अपने जनन अंगों को और अधिक अच्छे से साफ रखना जरूरी है, नहीं तो उसमें विविध प्रकार के रोग देखने को मिल सकते हैं। वह रोग बैक्टीरिया जन्य हो सकते हैं या कवक जन्य भी हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें अपने जाति अंगों की स्वच्छता रखना जरूरी है। मासिक स्राव के दरमियान लड़कियों को पैड का योग्य उपयोग करना चाहिए। यह बाजार में उपलब्ध होते हैं और यदि बाजार में उपलब्ध ना हो तो घर में भी इसे बना करके जाति अंगों की स्वच्छता के लिए उपयोग में ले लिया जा सकता है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम बात करते हैं शारीरिक व्यायाम के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, किशोरों को ताजी हवा में टहलना एवं खेलना चाहिए, जिसके कारण शरीर एकदम चुस्त एवं स्वस्थ रहता है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और बाहर खेलने जाना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आपने इस चीज को नोट किया होगा कि जो बालक नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, खेलते हैं और टहलते हैं, उनके अंदर जो शारीरिक एनर्जी है वह ऐसे विद्यार्थियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है जो कि नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, किशोरों को नियमित रूप से व्यायाम करते रहना चाहिए। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब एक बात करते हैं कि जो किशोर होते हैं उन्हें कई बार नशीले पदार्थों की लत लग जाती है। वे अपने कई मित्रों द्वारा ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं जो कि डॉक्टर की सलाह के द्वारा नहीं दी जाती हैं। वे कई बार हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं और ऐसी दवाएं नशीले पदार्थों के नाम से जानी जाती हैं। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग होता है। अतः इस उम्र में बालक सरलता से भ्रमित अथवा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, किशोरावस्था में आपको कभी भी भ्रमित नहीं होना है और असुरक्षित भी महसूस नहीं करना है। ड्रग नशीले पदार्थ होते हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो इनको बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक होते हैं। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग नशे की लत में पागल हो जाते हैं। वे शराब पीते हैं, वे सिगरेट पीते हैं, वे कई बार नशीले पदार्थों का इंजेक्शन की सहायता से शरीर में प्रवेश कराते हैं और नशा करते हैं, परंतु यह हमारे स्वास्थ्य को अत्यंत नुकसान पहुंचाता है। कई बार वे एक ऐसे इंजेक्शन का उपयोग करते हैं नशा करने के लिए कि जो किसी और व्यक्ति के द्वारा भी उपयोग में लिया गया होता है। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार नशीले पदार्थों का निषेध हमें जरूर करना चाहिए और हमें किसी भी दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए, ताकि आपको उनकी लत ना लग जाए। आपने एक बीमारी का नाम तो जरूर सुना होगा जो एड्स के नाम से जानी जाती है। यह एड्स नामक बीमारी HIV नामक वायरस से होती है। यह वायरस रुधिर में सरलता से फैल जाते हैं और जब कई बार कुछ लोग नशा करते हैं तब यह वायरस एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो कि व्यक्ति की जान भी ले लेता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल में ली जाने वाली सीरीज द्वारा जा सकता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई सुई का उपयोग दोबारा नहीं करना चाहिए। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों द्वारा भी होता है, जैसे कि किसी पीड़ित या रोगी मां से दूध द्वारा अपने शिशु में हो सकता है। यदि कोई महिला एड्स नामक रोग से पीड़ित है तो वह अपने बच्चे को दूधपान कराती है तो उसके बच्चे को भी यह बीमारी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को HIV संक्रमण है और उसके साथ यदि असुरक्षित शारीरिक संबंध किया जाए तो भी यह रोग प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमें नशीले पदार्थों के साथ साथ ऐसे रोगों से भी सुरक्षित रहना चाहिए। चलिए अब चर्चा करते हैं किशोरों द्वारा गर्भधारण की। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत सरकार में लड़कों के लिए जो विवाह की उम्र है उसे 21 वर्ष नक्की किया गया है और लड़कियों के लिए जो विवाह की उम्र है वह 18 वर्ष नक्की किया गया है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, हमारे समाज में पहले एक दूषण फैला करता था जिसे हम बाल विवाह के नाम से जानते हैं। उसमें कई बार ऐसे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था जिनकी उम्र काफी कम है। उन्हें खेलने कूदने की उम्र में ही ब्याह करा दिया जाता था, उनकी शादी करा दी जाती थी। और यदि कोई लड़की इतनी कम उम्र में गर्भ धारण करती है तो उसकी मृत्यु तक हो जाती थी, क्योंकि उस समय की उम्र में वे लड़कियां किसी बच्चे को जन्म देने और उसका पोषण करने के लिए शारीरिक रूप से इतनी सक्षम नहीं हो पाती थी। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, हमारे समाज में से बाल विवाह जैसे दूषण को नष्ट भी किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को शेयर भी करें
ताकि वह भी इसे देखकर ज्ञान प्राप्त कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।